हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी पॉइंट। मैं हूं मोनिका और आज हम कवर करने वाले हैं BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 6, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बच्चों और किशोर में बाहरी समस्याएं क्या क्या हमें देखने को मिलती हैं। जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि विघटनकारी विकार क्या है। ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में हमने ना कभी चर्चा की होती है ना कभी सोची होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी समाज में देखने को मिलती है, तो हम उनके बारे में यहाँ जानेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे विघटनकारी विकार क्या होते हैं। तो इस विकार के अंदर ना दो विकार इन्वॉल्व है, एक तो विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार और एक आचरण विकार। ये दोनों एक एग्रेसिव विकार होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एग्रेसिवनेस को दिखाते हैं। तो इन दोनों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। हम फटाक से इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार। ये ऐसा विकार है जिसके अंदर शारीरिक कोई एग्रेसिव नहीं है ना, इनकी फिजिकल एग्रेसिव कोई डिसऑर्डर इसके अंदर ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है नॉर्मल। तो लगातार एक तरीके का नेगेटिव बिहेवियर पाया जाता है। अवज्ञा का मतलब होता है किसी की बात ना मानना, अवहेलना करना। तो किसी की बात ना मानना, शत्रुतापूर्ण रवैया रखना, ये सब चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं। 3 तरीके के इनके समूह विभाजित किए गए हैं। तो अब 3 समूह क्या है, तो फटाफट से इनको भी देख लेते हैं। तो पहला जो समूह है वो है चिड़चिड़ी मनोदशा, दूसरा है तर्कपूर्ण व्यवहार और तीसरा है प्रतिशोधी व्यवहार। तो चिड़चिड़ी मनोदशा के अंदर आपाक होना है ना, बहुत जल्दी नाराज हो जाना, गुस्सा होते रहना और दूसरों के गुस्से में भी इन्वॉल्व हो जाना। अब आजकल देखा होगा टीनेजर्स के अंदर एक किसी से लड़ाई हो गई, किसी लड़के की, तो देखा जाएगा कि बाकियों के अंदर भी ना एक गुस्सा सा रहता है। अगर एक जने की लड़ाई हो गई तो बाकी जने भी उस गुस्से में इन्वॉल्व हो जाएंगे, पूरी की पूरी पलटन लेके चल देंगे लड़ने के लिए। तो ये कैसा व्यवहार है, उनकी चिड़चिड़ी मनोदशा है। उदंड व्यवहार के अंदर यहाँ तो इक्वल एज के साथ लड़ाई हो रही थी, यहाँ अपने से बड़ों के साथ में बहस होने लग जाती है। पेरेंट्स के साथ में पटरी नहीं खाती है और भी बाकी बड़े जो लोग हैं उनके साथ में उनकी थिंकिंग मैच नहीं होती है, वो लड़ाई करने लग जाते हैं, गुस्सा होते हैं, नखरे दिखाते हैं, अवहेलना करते हैं, उनकी बात भी नहीं मानते, जानबूझकर परेशान करते हैं उनको। ये इनके अंदर ऐसा व्यवहार हो जाता है। और तीसरी स्टेज जो है प्रतिशोधी व्यवहार, इसके अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। गाली गलौज करना, शारीरिक शोषण करना, दीवारों पर हाथ मारना, है ना, खुद को समझना कि दुनिया में ना एक मैं ही परेशान हूँ, मेरे साथ ही सब ऐसा करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, इस टाइप की थिंकिंग होना। अब इसके अंदर ना जैसे कि अगर किसी ने एक चांटा मार दिया, जब तक हम उसको मारेंगे नहीं ना, हमें शांति सी नहीं मिलती है, एक ऐसी बदला लेने की प्रवृत्ति हो जाती है। अब ऐसा होने के कारण क्या है, तो हम कारण फटाफट से जान लेते हैं। तो कारण ना इसके 3 टाइप में मिलेंगे। पहला जो है इसका जैविक कारण है, इसके अंदर माता या पिता का कोई मानसिक विकार का पुराना इतिहास रहा हो, उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर रहा हो, तो जिसकी वजह से वो बच्चे के अंदर भी इनकलकेट हो जाता है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के वक्त जो लेडी होती है, अगर वो ऐसे पदार्थों को खाती है या फिर ऐसी चीज़ों को लेती है जिसके अंदर निकोटीन वगैरह होता है या अल्कोहल वगैरह पीती है, तो इसकी वजह से भी बच्चों के न्यूरोलॉजिकल में प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरॉन्स में, और आगे जाके वो ऐसे गुस्सैले से हो जाते हैं। शिशु के शुरुआती समय, जब बच्चा छोटा है ना, उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ रखना जिसकी स्मेल बच्चे को बिल्कुल वही नशा दे दे, जैसे कि अल्कोहल की स्मेल हो गई, तम्बाकू की स्मेल हो गई, तम्बाकू में निकोटीन होता है, इन सब चीज़ों से भी बच्चे का दिमाग ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं ना, उनकी कोऑर्डिनेशन में, उनके नियंत्रण में कमी हो जाती है। और कई बार पोषण की कमी से भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक विकार। देखेंगे मनोवैज्ञानिक कारण। कभी कभार जब बच्चों को अपने पेरेंट्स से बातचीत करनी होती है या उनको अपनी बातें शेयर करनी होती हैं, और जब पेरेंट्स लंबे टाइम तक अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो भी बच्चा ऐसी मनोस्थिति में आ जाता है। जैसे कि जब पेरेंट्स जॉब पे रहते हों, लेट नाइट्स आते हो या अलग हो गए हो किसी रीज़न की वजह से, माता पिता भाई बहन किसी के साथ भी संबंध नहीं बनते। अब भाई बच्चा का जब घर में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो समाज में भी नहीं बन पाएगा ठीक से। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं बच्चों की इस मानसिक स्थिति के लिए। एंड देन नेक्स्ट सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या होते हैं, गरीबी या सामाजिक आर्थिक क्षति होना, यानी कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हो और आर्थिक क्षति यानी कि पैसों से रिलेटेड बहुत बड़ा कोई दिक्कत हुई हो इस चीज़ों में आकर, या फिर किसी दुरुपयोग में आकर उसका यूज़ किया गया हो किसी काम के लिए, और या फिर युवावस्था के दौरान देखभाल नहीं करी गई हो उसकी,
है ना। टीनेजर्स के बच्चों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे अगर उन्हें केयर नहीं मिलती है तो वो गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। माता पिता के संबंध अच्छे ना होना, उनके बीच में तलाक होना, लड़ाई झगड़े होना, ये सब रीज़न भी होते हैं कई बारी। असंगत अनुशासन पैटर्न, बच्चे नहीं मानते हैं समाज के रूल्स को। अस्थिर पारिवारिक वातावरण और पारिवारिक कलह, वही चीज़ है। ये सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चे की ऐसी स्थिति होती है, ये बच्चा चिड़चिड़ा आने लगता है, किसी की बात नहीं समझता, गुस्सा निकालने लगता है अपना यहाँ वहाँ। एंड देन अब ये नेक्स्ट है हमारा आचरण विकार, ठीक है। इन दोनों को मिलकर ही हमारा विघटनकारी विकार बनता है। तो ये आचरण विकार अब ये नेक्स्ट है। इसका मतलब क्या होता है, ये है भाई उसका खतरनाक वाला रूप जो हमने अभी तक पढ़ा। इसमें शारीरिक आक्रामकता मानी जाती है, यानी कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपने आप को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। सामाजिक व्यवहार में तो बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। ये लोग संपत्ति का विनाश तक कर देते हैं, यानी कि बनी बनाई जो भी पैसे पूंजी वगैरह है सब लगा जाते हैं इधर उधर। चोरी करना, झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना और सामाजिक मानदंडों पर गंभीर उल्लंघन करना, यानी बिल्कुल ना मानना प्लस में उल्टा सुना कर आना, धमकाना, किसी को झगड़ा करना, हथियार का उपयोग करना, नुकसान पहुंचाना, आग लगाना, डकैती, तोड़ा फोड़ी, यौन आक्रामकता और धूम्रपान वगैरह करना, मादक सेवन करना, ये सब चीज़ें इनके अंदर पाई जाती है। यानी कि जो इस प्रेजेंट टाइम में जितने भी बुरे काम हो रहे हैं ना, उन सब की मनोस्थिति ये हो रखी है, जिसकी वजह से ऐसे रेप केसेस समझ में आ रहे हैं, इतने सारे रेप केसेस सुनाई दे रहे हैं और मर्डर केसेस सुनाई दे रहे हैं इतने सारे। तो ये केसेस कहाँ से आ रहे हैं, उनकी मनोस्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है। अब इसके कारण क्या होते हैं, ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये होता है। तो आप ये दो कारण तो हमेशा कहीं पे भी लिख सकते हो, आनुवांशिक प्रभाव और मानसिक असमानताएं, ठीक है। आनुवांशिक प्रभाव में आ जाता है जो पेरेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री कुछ ऐसी रहना, तो बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें आ जाती हैं। और मानसिक असमानता यानी कि मेंटल जो हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो ठीक ना होना, संज्ञानात्मक कमी, दिमाग में कमी, बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल, उसके दिमाग में वो चीज़ें सेट ही नहीं है। आघातजन्य घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिसमें उसने अपनी फैमिली को खोया हो, वो भी बंदा ऐसे गुस्से में आ जाता है और तोड़ा फोड़ी कर देता है। सामाजिक समस्याएं, समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनसे इतना चिड़चिड़ा हो जाना कि मतलब ये सोचना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, सबको मतलब मिटा देना, एकदम चलते फिरना, मारते काटते हुए चलना, कुछ इस टाइप की थिंकिंग बना लेते हैं वो लोग। तो ये एक आचरण विकार का कारण है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अवधान न्यूनता या अतिक्रिया विकार, ये क्या होता है। तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। ये एक अलग टाइप का विकार है। अब ये अतिक्रिया यानी कि ज़्यादा क्रिया कर देना और अवधान न्यूनता यानी कि कम करना। तो यानी कि इसके अंदर हम दो प्रकार के प्रभाव जानेंगे, एक जो कम प्रभाव हो और एक वो जो ज़्यादा प्रभाव हो। तो यह बच्चों में भी पाया जा सकता है और टीनेजर्स में भी पाया जा सकता है। दैनिक कामकाज में कठिनाई होती है, इसके अंदर ना ध्यान लगाने में कमी होती है, इतना कम ध्यान लगता है कि कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती। ये लोग इतने असावधान होते हैं, अवेयर ही नहीं होते अपने आसपास को लेकर, लापरवाही होते हैं, वस्तु खोते रहते हैं, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर ये बैठे होंगे ना कोई काम को लेकर, इनके आगे कोई मच्छर अभी आ गया तो तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, अजीब अजीब गलतियां करते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं। जबकि अतिक्रिया विकार के अंदर कुछ ज़्यादा ही अतिक्रिया हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अधिक फुर्तीला होना भी अच्छा नहीं होता और कम फुर्तीला होना भी अच्छा नहीं होता। अधिक फुर्तीला होने से अपने आप को प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ऐसे लोग, कभी भी नहीं थकते हैं और शांति से तो बैठ ही नहीं सकते हैं। अकेले रहने में इनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं फिर, और अगर ये 5-10 मिनट के लिए शांति से बैठ गए ना तो इनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है इनके लिए। अब नेक्स्ट है अवधान न्यूनता या अतिक्रिया विकार के कारण। अब इसका रीजन क्या है, ऐसे क्यों होते हैं बच्चे जो इतना कम, एक तरीके से कह सकते हैं कंसंट्रेशन हो जाता है या कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो क्यों। आनुवांशिक प्रभाव और मानसिक असमानताएं सब में आएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों का अनावरण, यानी कि मादक पदार्थों का लेना, निकोटीन वगैरह का सेवन करना या फिर कोई ऐसा धूम्रपान लेना जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट बिगड़ता है।
गर्भवती यानी कि प्रेगनेंसी के वक्त में जो लड़की है, जो वीमेन है, उसके द्वारा मादक पदार्थों का सेवन करना, ये भी एक प्रॉब्लम है। कालपूर्व प्रसव यानी कि एक तरीके से जो गर्ल होती है प्रेगनेंसी के वक्त में, अगर वो पहले से ही ऐसी प्रॉब्लम्स में आ जाए, प्रसव वगैरह की प्रॉब्लम्स में आ जाए, उस टाइम पे भी ऐसा हो जाता है। कई बार जो बच्चा होता है वो 9 महीने की जगह 7 महीने में हो जाता है, 8 महीने में हो जाता है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सामाजिक कारक और रोल मॉडल, जो टीवी मूवीज में देखकर हम कई बार कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहता है ना, ये वाला रोल कितना अच्छा लगता है, तो उसकी तरह बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये रोल मॉडल की वजह से भी ऐसा कई बार देखने को मिलता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट वगैरह। अब नेक्स्ट है, इसकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं, ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए ठीक करने के लिए कुछ उपाय हैं। सबसे पहले तो कार्य को करना शुरू करो। कोई काम स्टार्ट ही नहीं करते हैं, पहले ही खत्म हो जाता है वो काम। पहले उस काम को स्टार्ट करो और छोटे छोटे टास्क बनाओ ताकि वो काम करने में आसान लगे। अब बड़े बड़े टास्क बनाओगे तो काम तो होएगा ही नहीं। ध्यान प्रतिभाओं को कम करना, जो जो चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है ना, उन चीज़ों को अपने से दूर रख देना। और जो भी मान्यता है स्वीकार करना उस चीज़ को, यानी कि जो बच्चा है ना अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको तारीफ मिलनी चाहिए ताकि वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरफ आगे जाए। पुरस्कार का निर्धारण, उसको हर अच्छे काम के ऊपर एक छोटी सी एक ट्रीट मिलनी चाहिए, उसके मनपसंद की चीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो बच्चा उस काम को करने के लिए और मोटिवेट हो, उसको एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। पर्यावरणीय समायोजन, यानी कि जो माहौल है ना उस माहौल को इस तरीके से बना देना चाहिए कि जो बच्चा है वो उस काम को करने के लिए रेडी हो जाए। अब बच्चा पढ़ना चाह रहा है और सबने लाइटें डिम कर रखी हैं, वैसे उसको नींद आ जाएगी। लाइटें ब्राइट करो, साथ में जगो, वैसे काम करो, उसकी हेल्प करो, बच्चा पढ़ने लग जाएगा। प्रभावशाली निर्देशन देना, इतना मोटिवेट कर देना बच्चे को कि डिस्ट्रैक्ट होने से पहले वो 4 बार सोचे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और मादक पदार्थ उपयोग विकार, ये नेक्स्ट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं क्योंकि आप अच्छे से जानते हो इन सब चीज़ों के बारे में, और लिख सकते हो कि जो मादक पदार्थ होते हैं यानी कि जो धूम्रपान वगैरह होते हैं, इनका सेवन करना, इनकी लत लग जाना मादक पदार्थ उपयोग विकार कहलाता है और इसका प्रभाव स्थायी रह सकता है। अब जो तम्बाकू ज़्यादा खाते हैं उनको कैंसर हो जाता है। वो कैंसर अब ऐसे तो है नहीं आज हो गया कल ठीक हो जाएगा, एक लंबा प्रभाव छोड़कर जाते हैं। और इनके अलावा उनमें निकोटीन वगैरह पाया जाता है जिसके नशे की वजह से इंसान को उसकी लत लग जाती है। ऐसे करके आप बड़ा बड़ा के लिख सकते हो और इसके अंदर आप ये बता सकते हो कि इस धूम्रपान या मादक सेवन की वजह से समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट है अन्य बाहरी व्यवहार एवं समस्याएं, इनके अलावा क्या प्रॉब्लम्स हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। तो ये नाम बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन इसको आप समझ जाओगे तो बड़ा इजी है। दहनोन्माद, ये क्या है, ये एक तरीके का आवेग नियंत्रण विकार है, यानी कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर ना कुछ ज़्यादा ही अचानक से खुशी के लिए हम कुछ भी जानबूझकर काम कर देते हैं। अब सपोज करो आपको किसी ने एक चांटा मार दिया तो आपको शांति कब मिलेगी, जब आप पलट के इसको 2 चांटे मार दोगे तो वो क्या होगा, तत्कालिक खुशी होगी, यानी कि तुरंत हमें जो खुशी मिल गई उसके लिए काम करना। मौद्रिक लाभ, अब आप किसी का सामान लेने जा रहे हो, आपको उसमें से पैसे मिल गए, आपको तुरंत इंस्टेंट खुशी मिल गई, तो इंस्टेंट बदला लेना, इंस्टेंट खुशी मिलना, ये सारे जो व्यवहार होता है ये दहनोन्माद के अंदर आता है। इसके अलावा ये 2 बीमारी और है, ठीक है। इसके अंदर जो ये सेकंड वर्ड है चौर्योन्माद, इसके अंदर ये तो थोड़ा पढ़ने में भी अजीब लग रहा है। इसके अंदर ये भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके अंदर ना इंसान को चोरी करने की लत लग जाती है। अगर वो चोरी नहीं करता है ना तो उसको बड़ा अजीब सा लगने लगता है, घबराहट सी होने लगती है, वो ना चाहते हुए भी अपने आसपास रखी छोटी मोटी चीज़ों की चोरी करने लग जाता है। ये इस तरीके की बीमारी है। चोरी में भी क्या, कहीं से चम्मच चुरा ली, कहीं से गिलास चुरा लिया, या कोई शॉप पे गए वहाँ से कुछ चुरा लिया, तो छोटी मोटी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ें भी नहीं होती हैं, इनको बस चोरी करनी होती है। जब तक ये चोरी नहीं करते ना इनको शांति से नहीं मिलती, घबराहट सी होती रहती है। कैसी बीमारी होती है ये कि अपना जीवन बहुत गुप्त तरीके से जीते हैं, अपने आप पे ये नियंत्रण नहीं रह पाते, इनको शर्मिंदगी महसूस होती है। इनको भी पता है कि ये जो चोरी कर रहे हैं वो गलत काम है, लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, बीमारी है।
तो इस वजह से ना ये अपने आप से घृणा करने लगते हैं, शर्म आने लगती है इनको गिरफ्तारी का डर भी होता है, अगर कोई बड़ी चोरी कर ली, पकड़े गए तो क्या होगा, लेकिन फिर भी अपने ये इस विकार की वजह से मजबूर होते हैं। एंड देन लास्ट है काम चोरी। इसके अंदर बच्चों के बारे में बताया हुआ था कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल ना जाने के लिए क्या क्या बहाने बनाते हैं, और एक लंबे टाइम तक बहाने बनाने के बाद में वो अपना आत्मसम्मान खो देते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको सब कुछ आ रहा होता है और इन बच्चों को जो छुट्टी करके बैठे होते हैं उनको कुछ नहीं आ रहा होता है। फिर ये कैसे उसके बारे में बताएंगे, तो ये अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं और भविष्य में ये उच्च जोखिम के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि आने वाले फ्यूचर में तो फिर इनका कुछ नहीं होना ना। तो काम चोरी करने की वजह से फ्यूचर में बहुत बड़ा हमें रिस्क झेलने को मिलता है, एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। तो ऐसा ना करने के लिए हमें काम चोरी नहीं करनी चाहिए। ये भी एक विकार है, इसको लंबे टाइम तक करो तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा। अब आप 2 घंटे का रेस्ट लो, उसके बाद कहो नहीं 1 घंटे और, तो पूरा दिन ही वेस्ट चला जाता है। अगर आपने कहा है 2 घंटे का रेस्ट है, उसके बाद आपको इंस्टेंट उठना है और वो अपना काम पे कंटिन्यू करना है, तो आप उस काम में क्या हो जाते हो, कंटिन्यू हो जाते हो, वरना आप उस काम को उस दिन के लिए टाल देते हो। तो एक तरीके की काम चोरी एक प्रॉब्लम भी होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।